सबसे पहले मैं एक केस स्टडी से शुरुआत करता हूं। आप सब ध्यान से इस बात को सुनिएगा और खुद देखिएगा कि यूसीसी होना चाहिए या नहीं। बात है 1995 की। सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में केस पहुंचता है और केस यह पहुंचता है कि एक महिला यह आरोप लगाती है कि उसका पति, मान लीजिए एक्स है, ये पत्नी थी वाई, ये एक्स है, इसके पति ने एक और महिला जेड से शादी कर ली और शादी करने के लिए क्या किया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन कर लिया क्योंकि हिंदू लॉ कहता है, जो हिंदू लॉ के अंतर्गत मैरिज एक्ट है, वो कहता है कि हिंदू महिला शादी के रहते वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि पूर्णतया ऑफिशियल डाइवोर्स ना हो जाए। लेकिन इसने क्या किया, एक्स ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर लिया। और इत्तेफाक देखिए, यह महिला भी हिंदू थी, ये सब हिंदू हैं, और इन्होंने पहले धर्म बदला, इस औरत ने भी धर्म बदला और शादी कर ली। अब जब शादी कर ली तो मुद्दा क्या आया? पहला मुद्दा आया, इस औरत ने अपील की, पीआईएल दायर की और कहा कि इसकी प्रॉब्लम यह है कि केवल शादी के लिए मेरे पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये क्या उचित है? कुछ दिनों बाद, वो कहते हैं ना, स्टोरी में ट्विस्ट अभी बाकी है, वैसा ही हुआ। अब जो जितेंद्र माथुर इनका नाम था, अब इनका इंक्लाइनेशन कुछ दिनों बाद, अब वो फिर से इंक्लाइंड हो गए अपनी पहली वाइफ की तरफ और बच्चों की तरफ। अब जब इधर इंक्लाइंड हो गए तो दिक्कत यह आई कि इस महिला के साथ अन्याय होने लगा, और इस महिला के साथ जब अन्याय होने लगा, जो फातिमा बन चुकी थी, अब उसके साथ भरण पोषण का मुद्दा आया, मेंटेनेंस का मुद्दा आया, भाई कि आप पैसा दो। लेकिन कुछ ऐसे लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी है, ऐसी जटिलताएं हैं कि इसे भरण पोषण की दिक्कत होने लगी। तो एक ही केस में देखिए, एक तरफ एक मुद्दा यह आया कि क्या कोई व्यक्ति शादी के लिए धर्म परिवर्तन करके इस जो गैप है कानून में, उसका लाभ उठा सकता है। दूसरा मुद्दा उस महिला की तरफ से सोचिए जिससे शादी हुई, लेकिन आगे वो भरण पोषण के अधिकार से वंचित सी होने लगी, क्योंकि ऐसा हमारा मुस्लिम और हिंदू जो लॉ है मैरिज का, वो अलग अलग है, इस कारण से हुआ। और यही नहीं, इस तरह के 2-3 केसे जो और गए उस समय 1992-93 में लगातार। गीता रानी का एक केस इसी तरह गया, इसी तरह सुष्मिता घोष का केस गया। तो कुल मिलाकर इस तरह की जब चीजें आई तो एक संस्था थी, एनजीओ था, जिसका नाम था कल्याणी, और इस कल्याणी एनजीओ की जो अध्यक्षा थी, उनका नाम था सरला मुदगल। और ये सब बड़ा फेमस केस रहा सुप्रीम कोर्ट का, सरला मुदगल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये जो मैंने केस बताया वो है सरला मुदगल व अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट 1995 में जब ये केस की जटिलताएं और इसकी परिस्थितियों को देखता है तो सलाह देता है, संसद को चाहिए कि वो एक कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। और बात केवल यही नहीं है, आप सबको याद होगा, क्योंकि हो सकता है आप किसी गीता रानी को ना जानते हो, आप किसी जितेंद्र माथुर को ना जानते हो, लेकिन आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का आपने नाम सुना होगा। सेम ऐसा ही हुआ। धर्मेंद्र बड़े फेमस एक्टर, हीमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने हेमा मालिनी जी से शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया था। तो ये मुद्दों की जटिलताओं को देखते हुए चर्चा शुरू से ही चलती रही कि यूसीसी इस देश में होना चाहिए। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, भारत की परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक पक्ष यह भी कहता है कि इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहले इस विषय को शुरू करते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा जटिलताओं और इसके मिसयूज की समझ आई होगी। अब पहला काम हम लोग करते हैं, समझते हैं ये यूसीसी है क्या, और है क्या। तो कहीं बाहर से
किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी डिबेट में नहीं आया है। यह जब हमारा संविधान बन रहा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की बैठकों में इस पे चर्चा हुई और 1948 में तो इतनी विस्तृत चर्चा हुई इस विषय पर, और इस विषय की चर्चा के बाद ऐसा लगने लगा उसी समय से कि हमारे विद्वानों के बीच यूसीसी को लेकर किस तरीके से लाया जाए, इसको लेकर विभेद बना रहेगा। और इसीलिए जब संविधान सभा की बात करें तो पहले तो देखो यूसीसी, जो हमने कहा कि यूसीसी है क्या, तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये जो हमारा पहले तो ये आर्टिकल 44 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 है, उसमें कहा गया है यूसीसी। और एग्जैक्ट लाइन क्या है हमारे संविधान की? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन एंड यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। याद रखिए, शैल संविधान के इस पार्ट में केवल 5 जगह उपयोग किया गया है, इसमें एक पार्ट यह है जहां यूसीसी में शैल मतलब प्रयास करेगा। अब इसका मतलब यह कि एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, यह संविधान कहता है, अनुच्छेद 44 कहता है। अगर अन्य आसान लैंग्वेज में कहा जाए, थोड़ा और इसको एलोब्रेट किया जाए, तो इस तरह समझिए कि ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान होगा। भारत के नागरिक हैं तो सबके लिए समान होगा, उनके समुदाय, धर्म, जाति, लिंग इसके पृष्ठभूमि से प्रभावित नहीं होगा। सोचिए कैसा लगेगा कि एक किसी धर्म का या समुदाय का व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कानून, दूसरा अलग धर्म का है तो उसके लिए अलग कानून। इसलिए कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, सेक्सुअल इंक्लाइनेशन इन सबकी पृष्ठभूमि से प्रभावित नहीं होगा। और इस कारण जब यूसीसी होगा तो यह लगेगा कि एक रेशनल यूनिफॉर्म लॉ है, हम किसी के साथ पक्षपात, बायसनेस, हम पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, किसी को विशेषाधिकार नहीं दे रहे हैं, सबके लिए समान कानून है। इसीलिए छोटे शब्दों में कहा जाए तो यूसीसी का मतलब वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून। इसीलिए सामान्य शब्दों में आप यही देखते होंगे पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में, तो एक देश एक कानून, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सब पे जो आपके व्यक्तिगत मामले हैं, एक बात और समझिए कि यूसीसी जब हम सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो सिविल कोड का मतलब है आपके व्यक्तिगत मामलों में या थोड़ा कहें पारिवारिक मामलों में, मतलब व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में सबके लिए कानून की समानता ही यूसीसी का उद्देश्य है। तो अब इसमें क्या क्या होगा? मैंने कई चर्चाएं सुनी और बच्चों के कंफ्यूजन देखे। उसमें एक चीज बड़ी साफ है और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यूसीसी केवल विवाह और तलाक तक नहीं है। यूसीसी मुख्यतः जिन विषयों को लेकर चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, विवाह, दूसरा तलाक, तीसरा उत्तराधिकार, चौथा भरण पोषण जिसे हम मेंटेनेंस कहें, भरण पोषण का मुद्दा आएगा, और पांचवा एडॉप्टेशन जिसे हम गोद लेना, ऐसे विषयों को यह शामिल करता है। तो इतने सारे विषय हैं और इस पे अलग अलग अभी कानून है। उन कानूनों में अलगाव होने के कारण कई बार भारत के नागरिकों को लगता है कि एक कानून क्यों नहीं, हमारे संविधानविदों को भी लगा था। और इसीलिए विमर्श जब से हमारा संविधान है तब से लेकर आज तक ये बना हुआ है। अगर हम माने 1950 26 जनवरी को जब हमने संविधान लागू किया, और आज अगर 2023 की बात देखें तो 73 साल हो गए। लगभग हम अमृत काल मना रहे हैं, लगभग 75 वर्ष
और 75 ईयर जिसे हम प्लेटिनम जुबली कहते हैं, आखिर इन 75 सालों में भी क्या हम नेगोशिएट, हम डायलॉग, हम डिस्कशन, हम किसी ऐसे सहमति पर नहीं पहुंच पाए? तो इसी बात की चर्चा होनी है यूसीसी के तहत। तो समरी में यूसीसी माने एक देश एक कानून। जो भी हमारे सिविल लॉ हैं व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में, उस सबके लिए समान हो, एक आदर्श स्थिति, एक राष्ट्र की ऐसी ही परिकल्पना की गई। अब देखो, जब संविधान बन रहा था, जैसे मैंने नाम लिया, जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में ही यूसीसी को लेकर उसी समय से मतभेद उभरने लगे और इसमें दो तरह के गुट तो बड़े स्पष्ट नजर आए। एक तरफ नजीरुद्दीन या नसीरुद्दीन अहमद थे जो बंगाल से थे, और दूसरी तरफ के.एम. मुंशी का मत था। नसीरुद्दीन अहमद ने साफ कहा, दो तर्क दिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मामलों में जो धार्मिक विषय हैं, कई बार जो व्यक्तिगत मामले हैं वो धार्मिक विषयों से, धार्मिक विश्वासों से निर्धारित होते हैं। और जब धार्मिक विश्वासों से निर्धारित होते हैं तो आखिर से अलग कैसे किया जा सकता है? कई बार हम धर्म की चीजों से ही प्रेरित होकर काम करते हैं, प्रभावित होते हैं। हमारे मामले भी जो हैं वो धार्मिक विषयों से जुड़े हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहने का मतलब था कि जो सिविल कोड है इसे रिलीजियस कस्टम से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे रहने दिया जाए अलग अलग, अपने अपने धर्मों के हिसाब से। हमें अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। साथ में इन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ, दूसरा तर्क देखिए इनका कहना है कि जब अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 हमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो फिर कैसे आप हमारे इस अधिकार यूसीसी के द्वारा हमारा कहीं ना कहीं यह अधिकार बाधित होगा? हमें तो स्वतंत्र रूप से धर्म पालन की स्वतंत्रता है। और इस आधार पर एक पक्ष, जो मैंने कहा नसीरुद्दीन अहमद के तर्कों से है, जिन्होंने कहा यूसीसी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ के.एम. मुंशी साहब, ये वो थे जिन्होंने कहा यूसीसी होना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा होना चाहिए। और इनके पक्ष में इनका तर्क था कि सबसे पहले तो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात आती है। एक रूल होगा, सब पे लागू होगा, तो वो राष्ट्रवादिता की भावना सब में होगी, एकता और अखंडता की भावना होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब हम इतना बढ़िया संविधान बना रहे हैं तो इक्वेलिटी, समानता का भाव तो होना ही चाहिए। यूसीसी होगा, क्लियर है, यूसीसी होगा तो समानता का भाव सब में होगा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता को लेकर, कि महिलाओं को अगर विकास के क्रम में लाना है तो ये धार्मिक और परंपराओं से जो बने हुए कानून हैं, पारिवारिक मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में, उसे दूर करना होगा। नहीं तो जो हमारी महिलाएं हैं वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगी। और इसलिए उन्होंने ये सारे तर्क दिए, और सारे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यूसीसी लाना चाहिए। और इसी के साथ मुंशी जी ने कहा कि हम जिस धर्मनिरपेक्षता, एक शब्द चूंकि शुरुआती दौर में, सेकुलर शब्द आपके संविधान में नहीं था शुरुआती दौर में, लेकिन जैसा कि नसीरुद्दीन अहमद साहब ने कहा, तो उन्होंने बोला कि जब सबके लिए समान होगा तो यह ज्यादा बड़ा इक्वालिटी का गुण होगा। और इसलिए के.एम. मुंशी साहब के साथ और इनके पक्ष में जे.बी. कृपलानी जी भी समर्थक थे यूसीसी के। और बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वही डॉक्टर लोहिया जिनके नाम पर बहुत सारी आज की पार्टियां अपने आप को समाजवादी कहती हैं, लेकिन उनके मूल्यों से ये हट चुकी हैं। लोहिया के विचार में बड़ा स्पष्ट उन्होंने क्लियर कट कहा
कि कोई ऐसी बात नहीं दिखती कि भारत में यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। तो यूसीसी लागू करने के समर्थकों में ये लोग थे। अब ये दो पक्ष हो गया, ये संविधान सभा की बात चल रही है, 48, 39, 49 में हम घूम रहे हैं, 48, 49 में। और तब एक और व्यक्ति जो यूसीसी के दिल में तो था कि यूसीसी होना चाहिए, जी हां, उस व्यक्ति का नाम था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। इनके मन में था कि यूसीसी लाना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके से ना हो, किसी तरह की असमानता ना हो। लेकिन जब परिस्थितियों को देखे, पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच चर्चा हुई। पंडित नेहरू ने कहा, अभी हमें आजादी मिली है, अभी सर्वत्र दंगे जैसी स्थिति बनी पड़ी है और माइनॉरिटी का बिलीफ हमें जीतना है। अगर कहीं हम यूसीसी लाते हैं तो कहीं समस्या बढ़े ना। और इन सब परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि डिजायरेबल तो है, वांछनीय है, होना चाहिए, वांछनीय, डिजायरेबल, लेकिन साथ ही कहा कि यह पूर्णतः, बड़ा अच्छा शब्द है, पूर्णतः स्वैच्छिक होना चाहिए। पूर्णतः स्वैच्छिक मतलब ले देकर एक मिडिल पाथ, जिसे हम गोल्डन पाथ कहते हैं, बुद्ध का मध्यम मार्ग कहते हैं। नसीरुद्दीन अहमद और के एम मुंशी के बीच डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक सलाह दी कि डिजायरेबल है, होना तो चाहिए, आदर्श स्थिति तो ऐसी ही है और मेरे मन की इच्छा भी है, लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने कहा पूर्णतः स्वैच्छिक होना चाहिए। और यहां तक कहा कि कोई सत्ता या कोई राज्य अगर ताकत के बल पर यूसीसी लागू करा देता है तो यह गलत होगा। मैं ऐसी सत्ता में विश्वास नहीं करता। मतलब कुल मिलाकर आने वाली सरकारें सोचें, एक जनमत तैयार हो, सबके बीच सहमति हो, जितने भी इसके पार्ट और काउंटर पार्ट हैं वो मिलकर विचार करें, और जब सहमति सब तरह से हो जाए तब जाकर यूसीसी को लागू किया जाए। और तब इस तरीके से, नहीं तो सबका मन था कि अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 35 के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत इसे यूसीसी को लाया जाए। लेकिन जब डिबेट चली और ये सारी बातें आई तो इसे आप जानते होंगे, संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व हैं। और तब जाकर हमने इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर अनुच्छेद 44 के तहत, 44 के तहत डीपीएसपी में शामिल किया। ये स्टेटस है हमारे यूसीसी का। और आप जानते होंगे या जानना चाहिए, क्योंकि मैं सबको बेसिक जीरो से समझाना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट ये एक ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं, और अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जाइए। ये न्यायालय फोर्सबल है, ये न्यायालय प्रवर्तन कराएगी, आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। लेकिन डीपीएसपी ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप इन बातों को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। वास्तव में डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य है, राज्य के कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ स्टेट है। इसी से गाइडेंस होना चाहिए, इससे मोटिवेट, इससे इंस्पायर होकर राज्य को कानून बनाने चाहिए। तो यहां चाहिए शब्द है, यहां है शब्द है। तो ये फिलोसॉफिकल अंतर है। और चूंकि यह न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए यह डिपेंड करता है, ये एक आदर्श के रूप में है कि हमें किस तरीके से जब भी समय मिले तो एक बेहतर दिशा में, एक बेहतर सभ्यता की ओर बढ़ते हुए हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए। डीपीएसपी में ऐसा ही है। यह भी याद रखना है कि इन दोनों में बड़ा छोटा कोई नहीं है। बड़ा छोटा, ये दोनों एक तरह से विरोधी ना होकर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत सारे ऐसे केस चले आए, गोलकनाथ केस से लेकर केशवानंद भारती से लेकर मिनर्वा मिल, उसमें देखा गया
और यही बताया गया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ऐसा नहीं है कि इसे हम इग्नोर करें। इससे प्रेरणा लेकर ही हमें अपने कानून, हमें अपने नियमों को निर्धारित करना चाहिए, जिससे सरकार की एक बेहतर दिशा होगी, नागरिकों के लिए बेहतर लॉज बन पाएंगे। अब तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 44 है, और अनुच्छेद अगर 44 है, 44 है, तो इसका मतलब डीपीएसपी है, और डीपीएसपी है मतलब ऐसा चाहिए, अभी हमारे देश में लागू नहीं है और न्यायालय इसे प्रवर्तनीय नहीं कर सकती। अब विषय यह आता है कि आखिर ये जो पर्सनल लॉ हैं, ये सिविल जो कोड है उसको लेके ये पर्सनल लॉ वाली बातें क्यों आ गई? तो पहले हमें बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो विभिन्न नागरिक कानून है वो पर्सनल लॉ द्वारा संचालित हैं। इसके पीछे ब्रिटिश शासन है। याद रखिएगा, अंग्रेजों से पहले ज्यादातर, चाहे वो मुगल हो चाहे सल्तनत काल रहा हो, प्राचीन से लेकर और ब्रिटिश शासन के पहले तक, वहां ज्यादातर हमारे यहां जो सामान्य नियम चल रहे थे, जिसे हम शास्त्रों से कहें, वो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने, आप जानते हैं अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा फार्मूला था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। हमें यह भी याद रखना है कि जब हम आजाद हुए, क्यों संविधानविदों के सामने इतनी बड़ी समस्या आई यूसीसी को लेकर? क्योंकि अंग्रेजों ने इतना विष बो दिया था। धार्मिक आधार पर जो हम विभेद पढ़ते हैं, जैसे 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट या 1870 में विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम्स, इस तरह की बातों को लेकर अंग्रेजों ने, जब 1857 का महाविद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह से पहले आप देखेंगे कि अंग्रेज सोशल इश्यूज पे थोड़े प्रोग्रेसिव थे, कुछ अच्छे प्रगतिशील नियम बनाना चाह रहे थे। लेकिन जब 57 का महाविद्रोह हुआ तो वहां रानी विक्टोरिया की तरफ से भी आता है कि भारत के धार्मिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, रूढ़िवादियों के साथ आप बने रहें। और ऐसे में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल फार्मूला अपनाया 1857 के बाद। ऐसे ही नहीं, 1860 के बाद जब ये कोडिफिकेशन होने लगा तो इन्होंने जानबूझकर जो सिविल कोड थे, जो नागरिक संहिता थी, उसमें अलग अलग तरीके से, कहीं मुस्लिम धर्म, कहीं हिंदू धर्म, कहीं क्रिश्चियन, कहीं यहूदी, इन चीजों को लागू कर दिया। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में जो एकता है उसे खंडित करने के लिए इस पर्सनल लॉ के द्वारा नागरिक कानून को बनाए रखा। अगर आपको लगता होगा, रट्टा नहीं है, देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि आखिर गोवा में ही एकमात्र राज्य जहां यूसीसी है, वहां क्यों है? वहां इसलिए है, और देखिए 1869 से है, इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, और पुर्तगालियों के अधीन था, और 1961 में जाकर गोवा जब भारत में शामिल हुआ, और उसके बाद हमने वहां, चूंकि पुर्तगाली थे, उन्होंने यूसीसी बनाया हुआ था, तो गोवा में वो यूसीसी लागू हो गया। बाकी जो ब्रिटिश शासन रहा, चूंकि उन्हें भारतीयता को किसी भी तरह तोड़ना था, वो केवल, ये पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे कोई जिन्ना और कोई गोडसे जितना जिम्मेदार नहीं है, उससे ज्यादा जिम्मेदार अंग्रेज हैं। और ये डिवाइड एंड रूल से ही, ये 1860 के बाद अंग्रेजों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, ऐसे पर्सनल लॉ के द्वारा निर्धारित नियम ले आए कि जिससे विभिन्न जो नागरिक और पारिवारिक और व्यक्तिगत मामले हैं वो धार्मिक नियमों से संचालित होते रहे। और इसलिए जब देश आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ा विषय था कि कैसे धार्मिक विषयों को हटाकर कैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहना पड़ा कि वांछनीय तो है यूसीसी, लेकिन पूर्णतः स्वैच्छिक है, और भविष्य में आने वाली सरकार यूसीसी पर आगे बढ़े। तो जैसे ही देश आजाद हुआ, देखिए हमारे देश में अलग अलग तरह के पर्सनल लॉ हैं, पर्सनल लॉ हैं।
इसीलिए विविधता है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदू की, अगर हम धार्मिक आधार पर देख रहे हैं तो पंडित नेहरू के समय ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाया गया और इस मैरिज एक्ट के तहत जितने भी एम्बिग्युइटीज थी, जितनी भी रूढ़िवादिताएं थी मैरिज को लेकर, उसे दूर किया जाने लगा। ऑब्वियसली आपको लगा होगा यह सब बड़ी आसानी से हुआ होगा, तो इतना आसान नहीं था। परंपरागत जो रूढ़िवादी भारतीय थे उन्होंने विरोध किया होगा, लेकिन विल पावर डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, इन सारे लोगों का इस तरीके से था। और हिंदू कई मामलों में अपनी इन चीजों को लेकर लिबरल होता है। उस समय इन चीजों को स्वीकारा गया और पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये सारी चीजें आई। और इसीलिए जो हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड है, उसमें मैरिज एक्ट, उसके बाद इसी तरह हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया 1956। इसी तरह 4 बिल हैं। फिर क्या आएगा? एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो मैरिज हो गया, सक्सेशन एक्ट हो गया, एडॉप्टेशन और मेंटेनेंस हो गया, और फिर होता है माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, वो आ गया 1956 में। मतलब 55-56 में अगर आपसे कोई कहता है कि हिंदू कोड बिल क्या है, तो हिंदू कोड बिल इन 4 एक्ट के तहत बनाया जाता है, जिसमें हमने कहा मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, और यहां माइनॉरिटी प्लस गार्डियनशिप। आखिर कौन गार्जियन होगा, उस गार्डियनशिप को लेकर ये 4 एक्ट को मिलाकर मिल गया हिंदू कोड। अब जितनी रूढ़िवादिताएं थी, जितनी पुरानी चीजें थी, क्या हिंदू धर्म में सारी चीजें अच्छी थी? अरे याद करो, एक समय सती प्रथा, याद करो विधवाओं की दुर्दशा, ऐसे बहुत से नियम थे जो कोई भी सभ्य समाज अपने लिए अच्छा नहीं मान सकता। अगर किसी शास्त्र में, वैसे तो इस पे भी डिबेट है कि वास्तविक शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा बाद के दिनों में हिंदू समाज में रूढ़िवादिताएं बहुत थी, उन सबको हटाया गया और यह स्वीकारोक्ति बड़े विरोध के बावजूद सरकार ने करी। और इसलिए उस समय की गवर्नमेंट को हमें श्रेय देना होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिवनेस तो दिखानी चाहिए। और इसके बाद यही नहीं, इसी हिंदू कोड से, इसी नियम से बौद्ध, जैन और सिख, याद रखिए हमारे सिविल कोड में हिंदू कोड बिल से केवल हिंदू नहीं बल्कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी इसी से संचालित होते हैं। तो एक तरफ यह हिंदू कोड बिल आया, दूसरी तरफ जब हम मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं तो यहां पर जो शरीयत एप्लीकेशन लॉ है, जो शरीयत एप्लीकेशन लॉ है, उसके तहत या एक्ट है 1937। तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के द्वारा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है पर्सनल लॉ के तहत जो चीजें लिखी गई हैं, उसके तहत वो सिविल कोड को निर्धारित करते हैं, नागरिक नियमों को निर्धारित करते हैं। इसी तरह पारसी, क्रिश्चियन, इन लोगों के लिए भी अलग अलग मैरिज और डाइवोर्स एक्ट, मतलब सिविल एक्ट बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं, लॉ कहते हैं। क्रिश्चियन के लिए जब आप देखेंगे तो इनके लिए जो डाइवोर्स एक्ट था वो 1869 में आया, और जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो 1872 में आया। तो अलग अलग पारसियों के लिए बाद में 1936 में एक एक्ट आता है और उसे और करने की जरूरत, कोडिफिकेशन की बात होती है। और कुल मिलाकर इस तरीके से आप देखिए, और आप जानते हैं भारत इत्तेफाक से, संयोग से और गर्व से कह सकता है कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में जितने धर्म हैं लगभग सभी धर्म के अनुयायी हमारे यहां रहते हैं। और जब सब धर्म के अनुयायी रहते हैं और धर्म के हिसाब से पर्सनल लॉ है, तो सोचिए कितने तरह के कानून व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में लगेंगे, और अगर लगेंगे तो कई जगह कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा, टकराएंगे भी, जैसा मैंने शादी के लिए सरला मुदगल केस बताया था। इस तरीके से
अलग अलग एम्बिग्यूटी बनती रही। और इन सब में एक बहुत विशेष बात, जब संविधान सभा में यूसीसी को लेकर, संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को लेकर डिबेट होने लगा, तो मौलिक अधिकारों की एक उप समिति बनाई गई थी। और जो मौलिक अधिकारों की उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल, क्योंकि इस व्यक्ति पे भरोसा था। एक जो बड़े और कड़े निर्णय थे, माना जाता था पटेल साहब करवा सकते हैं। और जब ये इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसमें 5:4, देखिए कितना ज्यादा टक्कर थी। 5 लोगों ने कहा यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, 4 लोगों ने कहा यूसीसी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मौलिक अधिकारों में यह शामिल नहीं हो पाया और इसे डीपीएसपी में शामिल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, जब हमारा संविधान बन रहा था, तब इस तरह की बातों में, और जो भी लोग गंभीरता से चीजों को पढ़ते हैं, और यूपीएससी एस्पिरेंट को मैं हमेशा कहता हूं कि संविधान सभा की जो बहस है, वो जो डिबेट है, वो आपकी पॉलिटी के बहुत सारे थॉट को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। जरूर पढ़िए। और यूसीसी से जो जुड़ी विषय है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट का वॉल्यूम 7 है, उसमें बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है। उसी रेफरेंस से मैंने ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से इतनी बृहद डिबेट हुई और अंततः फंडामेंटल राइट की जगह इसे डीपीएसपी में शामिल किया गया। चाहत थी, लेकिन परिस्थितियों को देखकर आने वाले भविष्य पर, भविष्य की सरकारों पर छोड़ा गया कि लाइए, ये नहीं कि मत लाइए। अब देखिए, फिर आपको लगेगा कि सर जब ये उस समय की बात थी, तो आज 2023-24 में चर्चा क्यों? चर्चा में क्योंकि कई बिंदु हैं। सबसे पहले आप जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है। सबसे पहला शब्द प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को भोपाल में संबोधित करते हुए कहा कि सोचिए, एक घर में एक सदस्य के लिए अलग कानून, उसी घर में दूसरे सदस्य के लिए अलग कानून, तो वो घर चलेगा क्या? इसका मतलब एक सीधा हिंट दे दिया यूसीसी को लेकर। दूसरा पॉइंट, राजनीति से ही लेते हैं पहले, राजनीतिक बात, क्योंकि इसका राजनीतिकरण बहुत हुआ है और हो रहा है। तो दूसरी बात, शुरू से ही जनसंघ था तब भी, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, यह हमेशा रहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। यह बात अलग है, 9 साल हो गए। एक विवाद यह है कि भाई जब पहली बार भी मेजॉरिटी थी और दूसरी बार उससे ज्यादा सीटों से जीते आप, अच्छी मेजॉरिटी से आए, तो अभी तक याद नहीं आया। जब अब अगला इलेक्शन 24 में होने वाला है, तभी याद क्यों आई? क्या यह राजनीतिक है और ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की बात है? तीसरा, उत्तराखंड प्लस कर्नाटका जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, प्लस हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई कि हम तो क्या करेंगे, अपने राज्य के लिए यूसीसी बनाएंगे। आप सब जानते हैं भारत में एक ही राज्य है गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और यह लागू अभी नहीं है, इसकी चर्चा करेंगे। यह 1869 से ही लागू है, और जैसे ही 1961 में गोवा भारत में शामिल हुआ, भारत का अंग बना, 1961-62 से गोवा ही एक ऐसा भारत में राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और बड़े अच्छे से गोवा संचालित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां केवल क्रिश्चियन है या केवल मराठी, अगर हम कहें हिंदुओं में मराठी हैं, वहां मुस्लिम भी हैं, बहुत धर्म के लोग हैं, और गजब की सोसाइटी है गोवा। तो आप जानते ही हैं, भारत में अगर चारवाक दर्शन कहीं दिखता है तो गोवा जाइए। सब लोग समर वेकेशन पे जाते हैं, और सही में यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अगर देखना है तो गोवा से बेहतर प्लेस नहीं है। और वहां पर क्या है, इतनी अच्छी जगह, इतनी मॉडर्नाइज जगह पर क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी अपना ड्राफ्ट भी लाने जा रही है। तो ये सब चर्चाओं के विषय हुए, और जब ये सब होने लगा तो हर जगह डिबेट शुरू हो गए। और जैसा मैंने कहा, राजनीति को लेकर हिंदू मुस्लिम का पक्ष और इस तरह की बातें इस देश में होनी ही थी, और वो बड़ी तेजी से जोर पकड़ने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि यह पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी जून 2023 में जो हमारा 22वां लॉ कमीशन है, 22वां विधि आयोग है, उसने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और पब्लिक से सजेशन मांगे हैं, सुझाव आमंत्रित किए हैं कि यूसीसी के बारे में आपका क्या कहना है, अगर आए तो किस तरीके से हम क्या इसमें ऐसी चीजों को शामिल करें कि यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। आप कहते हैं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अपने मत को रखिए। यह बात अभी टेबल्ड है। आप सबको भी चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सबको चाहिए कि केवल सुने मत, मूक दर्शक मत बनिए। आपकी जो भी आपके लॉजिक हैं, जो भी समझ है, आप उसको जरूर अपने तरफ से सजेशन दीजिए, 1-2 पॉइंट जरूर लिखिए। तो ये सुझाव मांगे और इसी कारण से जुलाई लास्ट तक ये बात अभी टेबल रहेगी। और फिर उन 8.5 लाख सुझाव आ चुके हैं, 8,50,000। सोचिए, इतना आसान नहीं कि अचानक बन जाएगा, फिल्टर करना पड़ेगा, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी 22वां जो है विधि आयोग ने जब संस्तुति मांगी और सुझाव मांगे, तब इस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। और एक विवाद भी बताएंगे। याद रखिएगा, इससे पहले जो 21वां विधि आयोग था, 21st लॉ कमीशन, उस लॉ कमीशन ने बड़ा साफ 2019 में अपनी रिपोर्ट जो दी, उसने एक शब्द लिख दिया और लिख दिया नाइदर डिजायरेबल। बहुत ही अजीब शब्द लिखा, नाइदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी, न तो वांछनीय है और न ही अनिवार्य है। जब अब लोगों का यह भी कहना है कि यार 2019 में ही 21वें विधि आयोग ने सर्वे कराया, बहुत सारे प्रश्न पूछे होंगे, और वो कहता है नाइदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी, न वांछनीय है ना भी अनिवार्य है, तो फिर क्या जरूरत है इस यूसीसी की केवल 4 से 5 सालों में फिर से चर्चा करने की? 22वें विधि आयोग ने ऐसा क्यों किया? तो कुल मिलाकर ये वो बातें हैं जिसके कारण आज भारत में सबसे चर्चित विषय में से एक बन गया है, यूसीसी होना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इस विषय को लेकर जो यूसीसी का विरोध है, यूसीसी नहीं होना चाहिए, इसके मुख्यतः 2 मत हैं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगर हम समग्रता से मोटे तौर पर अगर इसको देखें तो 2 मत बड़ा साफ उभरते हैं। एक कहा जाता है क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, आपने नहीं देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दे आए हों, लेकिन जो सबसे बड़ा विरोध है धार्मिक आधार पर, वो है मुस्लिम विरोधी। कई लोगों का पक्ष है कि मुस्लिम विरोधी है, और वैसे भी सरकार में जो पार्टी केंद्रीय पार्टी है, उसके ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि वो दक्षिणपंथी है, हिंदू हितों की ज्यादा रक्षा करती है। और ऐसे में कहा गया कि यूसीसी वास्तव में मुस्लिम विरोधी है, इसलिए क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जाती है। व्यक्तिगत मामलों में यहां तक कि कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि सरकार सत्ता केवल जो है राजनीति चलाए, रब के मामलों में दखल ना दे। और बड़े जो रूढ़िवादी हैं वो तो बड़ी खतरनाक खतरनाक बातें करते हैं इसको लेकर कि ये लागू होना ही नहीं चाहिए। तो मुस्लिमों के खिलाफ है, इसको लेकर बहुत उनका साफ मानना है कि यह धार्मिक मामलों में अन्यथा हस्तक्षेप है, जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हस्तक्षेप किया जा रहा है। और इनका आरोप है कि वास्तव में हिंदूकरण हो रहा है, हिंदुनाइजेशन हो रहा है, एक तरह से हमें हिंदू लॉ से संचालित किया जाने लगेगा। और एक से एक आरोप लगाए गए। और सबसे बुरी चीज, चूंकि भारत में इतने सारे मीडिया और इतनी सारी लिटरेसी के बावजूद जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो वास्तव में नहीं पहुंची। मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि लोगों ने समझा ही नहीं कि यूसीसी क्या है, और केवल चूंकि ये सरकार ला रही है तो उसके विरोध में खड़े हो गए। मैंने यहां तक सुना
इनका मानना है कि हर जगह चूंकि कोडिफिकेशन होगा, सारे धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता होगी, तो आखिर फिर किस धर्म के किन लोगों की बात मानी जाएगी? तो लोगों ने कहा हिंदू कोड बिल की बात मानी जाएगी। और यहां तक लोग कंफ्यूज हैं। एक तो मैंने सुना, कहता है अच्छा अगर ये यूसीसी आ गया तो इसका मतलब है कि हमें भी शादी के समय 7 फेरे लेने होंगे, निकाह बदल जाएगा। मैंने ये सुना है। ऐसे ही जब मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जो सजेशंस देखे, उसमें लोगों का यह भी कहना है कि तौर तरीका, खान पान का, पहनावे का, लोग तो यहां तक कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो टोपी पहनना मना हो जाएगा, जो अलग अलग लोग धारण करते हैं। ताबीज पहन, मतलब ये पहनावे, खान पान, बोलचाल, मतलब आप ये समझिए कि इतना इसको गलत तरीके से पहुंचाया गया है रिमोट एरियाज में हमारे भोले भाले नागरिकों को। एक तो यहां तक कहता है कि अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो हमें अभिवादन में राम राम कहना पड़ेगा, सलाम अलैकुम रोक दिया जाएगा। अगर ये बातें कहकर किस तरह से हमारी यूनिटी और किस तरह से भरमाया जा रहा है, इसको देखिए। इससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू और मुस्लिम ये, या क्रिश्चियन या यहूदी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यहां है, ये मुस्लिमों के खिलाफ है या नहीं? क्या ये धार्मिक कानून धार्मिकता को प्रभावित करने की बात कर रहा है? सबसे पहले तो हमें नजरिया बदलना चाहिए। याद रखना है कि यह कोई धर्म को प्रभावित करने की बात नहीं कर रहा है, यह नागरिक कानून की बात कर रहा है। और अगर नागरिक कानून, धर्म में जो अच्छी बातें हैं, इस्लाम में, हिंदू में, यहूदी में, पारसी में, क्रिश्चियन में, सिख में, उन सबकी जो अच्छी बातें हैं उसको लेकर क्यों ना कोडिफिकेशन किया जाए। हम यहां से भी कई बातें लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पहले तो इस विरोध में कुछ बातें जरूर हैं जो उनको ऐसा लगता है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया जा रहा है, अन्यथा हस्तक्षेप है। लेकिन इस तरह के बातों को हटा दीजिए, क्योंकि मैं एक शब्द कहता हूं, इस बात को आप याद रखिएगा कि यूसीसी, जो बहुत कंफ्यूजन है खासकर एकदम सामान्य ग्रामीण जनता में, यूसीसी कहीं भी इक्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, इक्वालिटी ऑफ कस्टम्स नहीं है कि एक ही तरह का खाना पड़ेगा, एक ही तरह का पहनना पड़ेगा, है ना। अरे आप जिस तरह से हैं, अभी मैं बताता हूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये अगर आ गया तो हिंदू भी प्रभावित होंगे। दक्षिण भारत की परंपरा उत्तर भारत की परंपरा से अलग है। जिस तरह आप जानते हैं इस्लाम में आपसी रिश्तों में, नजदीकी रिश्तों में शादी की जाती है, इसी तरह अगर हम देखें तो साउथ में, खासकर केरला में, अपने जो नियर मेंबर होते हैं उनसे शादी का रिवाज है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं माना जाता। तो कई लोगों ने कहा तब तो नजदीकी रिश्तों में भी शादी रुक जाएगी। ऐसा नहीं है। जो आपके आज भी आप देखिए, अगर हिंदू कोड बिल को लिया जाए तो हिंदू जब शादी करता है तो 7 फेरे लेता है। उसी से सिख भी निर्धारित होते हैं। और आनंद कारज पद्धति से जो विवाह होता है उसमें 7 की जगह 4 फेरे लेते हैं। तो किसको नुकसान हुआ भाई? ये कानून उन व्यवस्थाओं की बात करता है। ये इक्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस, इक्वालिटी ऑफ कस्टम्स नहीं है। ये क्या है? ये इक्वालिटी ऑफ जस्टिस है। ये न्याय की इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ जस्टिस मतलब क्या? ये बताइए। चाहे आप इस्लाम, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी आप हैं, अब आपकी शादी हुई, शादी के बाद कहा गया कि जाकर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराइए। कोई दिक्कत है क्या? कराना चाहिए भाई। एक न्याय के लिए जरूरी है कि आप ऑफिशियल तरीके से आपका डेटा अवेलेबल हो, नहीं तो कोई भी अगर परिस्थिति विपरीत हुई तो कैसे न्याय मिलेगा। इसी तरह उत्तराधिकार का नियम, भरण पोषण का नियम, तलाक का नियम, अगर ये नियम बने रहे तो इससे क्या होगी? जो मैंने केस स्टडी बताई थी और आगे जो 2 मैं केस बता रहा हूं, इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी चीजों में सिंप्लिसिटी आएगी। इससे बहुत सारी जो कानून हैं वो क्या होंगे? क्लियर होंगे, जिससे
सबको लगेगा कि वो एक ही देश, एक नागरिक के रूप में समान रूप से संचालित हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों के विरुद्ध है या उनके खिलाफ कुछ ऐसी बात हो रही है, तो अभी देखिए, अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, फिर भी मेरा यह मानना है कि अभी सिंपल तरीके से आगे बढ़ा जाए, जहां रूल सहमति के द्वारा बनाया जा सकता है उन विषयों को लेकर चले। बड़े विषय या जहां बड़े मतभेद होंगे उसको छोड़ा जा सकता है। तो पहला तो यह है, और इसी पे इस बात को आपको और विजुअलाइज कराने के लिए क्यों जरूरी है ऐसे नियम, जैसे मैंने सरला मुदगल केस लिया, 2 केस का उदाहरण बड़ा जरूरी है। हुआ ये, इसकी चर्चा संविधान सभा के बाद, अगली चर्चा तब होती है जब ईयर आता है 1985, और ये केस है, हुआ ये कि 43 साल 43 ईयर की शादी के बाद, सोचिए 43 ईयर हो गए थे, 43 साल की शादी के बाद जिस महिला की उम्र 62 वर्ष थी, उसको उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया। और ट्रिपल तलाक आप समझते हैं, तलाक तलाक तलाक। और जब तलाक दे दिया तो अब यह मसला, ऑब्वियसली यह महिला गई कोर्ट में और उसने कहा कि मेरे पास बच्चे भी हैं, अगर मुझे तलाक दे दिया गया है, मैं 60 साल की हूं, तो मुझे भरण पोषण दिया जाए, मतलब इनसे मेंटेनेंस चार्ज मिले। जब लोअर कोर्ट ने कहा यस, सही बात है, और 20 रुपए पर मंथ तय हो गया कि देखिए 20 रुपए दिए जा रहे हैं 1985 में। आपको लगेगा खैर आज की तुलना में तो बहुत मतलब कम लगेगा, लेकिन 20 रुपए तब भी, लेकिन तब भी उस समय के हिसाब से भी कम थे, तब भी 20 रुपए गए। फिर हाई कोर्ट में कहा नहीं, इसे 179 रुपीज पर मंथ कर दो। लेकिन इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट गए, पति साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की संवेदना को देखते हुए, सोचो 5 जजों की बेंच बैठी, कितनी? 5 जजों की बेंच, और 5 जजों की बेंच ने एक बड़ा, जैसा भी कहें आप, इत्तेफाक होता है। इस समय जो 1985 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था वाईबी चंद्रचूड़, और आज जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उनके बेटे हैं। और एक 1985 में यह विषय इतना था और अब आज है। तो इतिहास अपने आप को दूसरे रूप से भी दोहराता है। खैर, 5 जजों की बेंच बैठी, चंद्रचूड़ साहब अध्यक्ष थे, और इन्होंने फैसला लिया, और इस समय फिर यूसीसी चर्चा में आता है। और इस समय जब चर्चा में आता है तो यह बात कहते हैं कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता बनाओ भाई, जरूरत है। और यहीं पर एक चीज आती है, एक और कानून, सीआरपीसी की धारा 125। अब देखिए, यूसीसी ना होने से कई बार दूसरे कानूनों में भी क्या होता है? टकराव होता है। सीआरपीसी की धारा 125 जो भरण पोषण की बात करती है, तो भरण पोषण की बात करने में अगर वो कोई हिंदू है और अगर डाइवोर्स हुआ है, तो उसे उसकी पूरी जिंदगी उसका भरण पोषण करना पड़ेगा, यह सीआरपीसी कहती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, जो पर्सनल लॉ है मुस्लिम का, उसके हिसाब से जो पतिदेव हैं, वो चाहते हैं कि वो केवल इद्दत तक, एक परंपरा है मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में, इद्दत का मतलब है एक ट्रांजिशन टाइम। डाइवोर्स हो गया, उससे आगे लगभग 3 माह तक देखा जाता है, और 3 माह तक तो वो भरण पोषण करेगा। ये 3 माह इसलिए दिया गया, थोड़ा लॉजिकल बनाते हुए, कि अगर वो पत्नी गर्भवती है तो 3 महीने तक वास्तव में देखा जाता है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या रुक गया है, और ऐसे में इसीलिए इसे लगभग 90 दिन का समय दिया जाता है। क्लियर? 3 माह रखने के पीछे का लॉजिक यह है। तो इद्दत का समय, तो इसने कहा हम तो केवल, हमारा धर्म, हमारा कानून, हमारा पर्सनल लॉ कहता है
हम जिंदगी भर भरण पोषण नहीं करने जाएंगे, हम केवल 90 दिन का करेंगे। तो ये जो बातें हैं विरोधाभासी, सोचिए केवल धर्म अलग होने से उस महिला, उसके बच्चों, उनके उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी जिंदगी पर, यह एक टकराहट थी। इसलिए निर्णय लिया गया और यह कहा गया कि नहीं, इसे भी हक मिलना चाहिए और भरण पोषण की जिम्मेदारी दे दी गई पतिदेव को कि आपको देना पड़ेगा। लेकिन राजनीति, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और जब यह मुद्दा आया तो एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये सारे लोग खिलाफ होने लगे, और अंततः राजनीतिक व्यवस्था के चलते उस समय की सरकार ने निर्णय लिया और एक विशेष मुस्लिम महिला विवाह तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। और 1986 के तहत यह एक तरह से पर्सनल लॉ वाली बात मान ली गई और साहबानों को जिंदगी भर के भरण पोषण से वंचित कर दिया गया और कहा गया कि जो शरीयत, जो भी वहां तर्क दिया गया था, शरिया के हिसाब से जो बात कही गई है वही होगा, अतः इद्दत तक ही आपको पैसा मिलेगा। और पूरा ये एक ड्रामेटिक केस है इस देश का। इस केस ने उस समय की राजनीति को हिलाकर रख दिया। आज जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो बड़ा पुरजोर समर्थक थे यूसीसी के, और खासकर इस विषय को लेकर, और वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। तो कुल मिलाकर साहबानों केस एक लैंडमार्क है जब कहा गया यूसीसी आना चाहिए। और देखिए विषय कैसा था, एक तरफ भरण पोषण का मुद्दा, सरला मुदगल में शादी का मुद्दा, और यही नहीं, एक अजीब सा दो केस में छोटा छोटा और बताता हूं, क्योंकि अभी आप सबने सायरा बानो केस नाम सुना होगा। ये सायरा बानो केस ही वो केस है जिसके तहत भारत में ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब ट्रिपल तलाक, सोचिए, सायरा बानो जो उत्तराखंड की रहने वाली है, उसको ट्रिपल तलाक, और वो भी क्या है, टेलीग्राम से भेज दिया गया। और कहीं बैठे बैठे आप चाहें तो 3 तलाक बोलकर आप औरत को, आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। भरण पोषण का मुद्दा मैंने बता ही दिया। गोद लेना हिंदू धर्म में मान्य है, लेकिन मुसलमानों में एडॉप्टेशन का कोई रूल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी एम्बिग्युइटी थी। और ट्रिपल तलाक को जब पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये अगर होगा तो बहुत सारी अनियमितताएं आएंगी, वायलेंस हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिस तरीके से इसे हल किया गया, वो सबके लिए स्वीकार्य है। और मेरा मानना है कि इस ट्रिपल तलाक को रोके जाने को इस्लाम में भी खासकर महिलाओं ने बड़े ही खुले हृदय से लिया। और लेकिन वहां पर बाद में आप पढ़ेंगे कि यह था तलाके बिद्दत। तलाके बिद्दत को रोक दिया गया। तलाके बिद्दत माने एक साथ 3 तलाक, और यह अब क्रिमिनलाइज है, अब ये क्राइम माना जाएगा। लेकिन अभी भी तलाके अहसन, तलाके हसन, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तलाके हसन की बात चल रही है, जिसमें यह कहा जाता है कि महिला को एक ही बार ना देकर 3 महीने में, 1 महीने में तलाक बोलिए, फिर अगले महीने में, फिर अगले महीने में, और वो तलाक हो जाएगा। तो तलाके हसन का मुद्दा भी अभी चर्चा में है, आने वाले समय में गंभीर रूप ले सकता है। तो कुल मिला के सायरा बानो केस, ये भी एक, उस समय भी कहा गया कि भाई कब तक टालेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूसीसी के बारे में सोचिए, और ये कोर्ट का काम नहीं है, नीति बनाना सरकार का काम है, आपको बनाना चाहिए। और इससे पहले एक और केस होता है जो पाउलो कुटिन्हो, पुर्तगाली हैं, वर्सेस मारिया परेरा। यह अजीब सा केस था। जैसा कि नाम से दिख रहा है, ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे, मतलब पुर्तगाली कानून से थे, पुर्तगाली ना कहें, गोवा में थे। और पाउलो कुटिन्हो की जो 3 बेटियां थी, उसमें सबसे छोटी बेटी थी मारिया परेरा। अब इन्होंने एक संपत्ति खरीदी। मैं देखिए अलग अलग बता रहा हूं, भरण पोषण का मुद्दा हो गया, तलाक का मुद्दा हो गया, पहला वाला सरला मुदगल में शादी का मुद्दा हुआ, अब ये देखिए विरासत का मुद्दा। अब क्या हुआ कि गोवा में थे, और गोवा में तो क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है।
लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली मुंबई में, और जब मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदी तो मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने वहां तो यूसीसी है नहीं, वहां तो अलग रूल चलेगा। अब ऐसे में यह विवाद उभरा और फिर यह कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भारत के ही एक राज्य में अलग है, दूसरे राज्यों में अलग है, इससे कैसे हम एक साम्यता की तरफ बढ़े, और इसीलिए इस केस में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यूसीसी पर सोचा जाए। तो कुल मिलाकर किसी राजनीतिक दल, किसी विचारधारा के द्वारा ही नहीं, यह बात सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही है। और अभी जो 22वां विधि आयोग बना, उस विधि आयोग ने भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि अभी हम सजेशन मान रहे हैं, हम आपसे सलाह ले रहे हैं, जिसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सामान्य जनता है, सब सलाह दें कि यूसीसी की तरफ हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, या जो आपका मत है आप हमें भेजें। अभी ड्राफ्ट तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब विवाद देखते हैं, एक मैं डिबेट सुन रहा था, उसमें बहुत बढ़िया कहता है कि अभी यूसीसी पे लेकर ऐसी झगड़े वाली बात करना, ओवैसी साहब को सुन लो तो लगता है कि अगले दिन वो एकदम तलवार लेकर सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसी बात कहना, तो वो कहते हैं, उस डिबेट में कहा गया कि अभी लड़का पैदा नहीं हुआ और हम लोग ये सोच रहे हैं कि मुंडन कैसे किया जाए। तो कहने का मतलब कम से कम ड्राफ्ट आने दीजिए। अभी जो मैं बातें कह रहा हूं आपकी पूरी समझ के लिए कह रहा हूं, जब ड्राफ्ट आएगा तब उस पर पॉजिटिव, निगेटिव और जिम्मेदारियों के साथ बात करके इस निर्णय पर कहा जा सकता है कि यह कोडिफिकेशन सही है, या इसके पीछे कुछ राजनीति है, या कोई विचारधारा है, या कोई अन्य पक्ष है। यही नहीं तो एक पक्ष, जैसा मैंने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी है क्या, तो ऐसे इन जनरल हमें इसे मुस्लिम विरोधी नहीं मानना चाहिए। मैंने फिर कहा यह रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ नहीं है, यह तो जो सिविल, जो नागरिक परंपराएं हैं, नागरिक कस्टमरी है, उसको कैसे लेकर चले और इक्वालिटी के लिए कैसे हम आगे बढ़ें, इसके लिए है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक चीज तो समझना होगा कि राज्य का धर्म से और व्यक्ति का धर्म से जो रिश्ता है उसे अलग अलग स्फीयर में देखना चाहिए, और यही जब हम मिला देते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हैं, और दूसरी तरफ जब हम कानून बनाने की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं भाई, हमारे धर्म के हिसाब से कानून हो। दूसरा पक्ष, एक आरोप मुस्लिम विरोधी, क्लियर, और उसमें कहां तक जाना है मैंने एक्सप्लेन किया कि कम से कम यह ना माना जाए कि यह किसी धर्म के खिलाफ है। अगर कोई ऐसी बात है कि ड्राफ्ट नहीं आया, अगर आता है उसका विरोध कीजिए। हमें हमारा संविधान पूरी मान्यता बड़े प्यार से, बहुत अच्छे से लिखकर संरक्षण देता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रोग्रेसिवनेस की तरफ बढ़ा जाता है, अगर एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में प्रगतिशील मूल्य लाए जाते हैं, पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को हटाया जाता है, तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा जो बड़ा गंभीर है, कहा जाता है कि भारत की पहचान है डायवर्सिटी, विविधता। हमारी विविधता पर प्रहार है। हमारे पास आप देखिए, भारत, जैसे मैंने पहले भी कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां लगभग पूरे विश्व में माने जाने वाले धर्म के लोग रहते हैं। नंबर एक, इस इस्लाम जो मुस्लिम धर्म के लोग थोड़े विरोध करते हैं, इनको यह भी पता नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ये स्वीकारते हैं, इन्हें यह पता होना चाहिए कि मुस्लिम धर्म के जितने फिरके हैं वो किसी इंडोनेशिया या तुर्की में नहीं पाए जाते, यहां तक कि अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब में भी नहीं है। सारे फिरके लगभग अगर कहीं हैं तो वो भारत में है। ये है वो भारत, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो यहां पर सारे फिरके पाए जाते हैं, और जब इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है, और सबके हिसाब से, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से अगर माना जाने लगे, तो सोचिए कितने प्रकार के कानून होंगे। अभी मैंने कहा कि यूसीसी को यूसीसी मत देखिए, वो सीआरपीसी से, अभी मैंने बताया ना, सीआरपीसी 125 से टकराता है। इसी तरह आईपीसी जो
एक और धारा है इंडियन पैनल कोड की बात करें 494, तो सरला मुदगल केस जो मैंने कहा इसमें बड़ा अजीब है। एक तरफ आईपीसी 494 कहता है कि कोई भी खासकर हिंदू दूसरी शादी नहीं करेगी, बाइगमी और पॉलीगमी नहीं होगी। लेकिन अब क्या हुआ, पता चला उसने इस्लाम धर्म कबूल करके शादी कर ली, तो पता चलता है कि उस पर आईपीसी 494 नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, यूसीसी, मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा सा हॉरिजन को दिमाग की ओर बड़ा कीजिए। यूसीसी अकेले नहीं है, वो नागरिक कानून से हमारे अन्य जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो इंडियन पैनल कोड है, वो भी प्रभावित होता है। और देखिए, शादी के लिए आईपीसी 494 टकरा गया और भरण पोषण के लिए सीआरपीसी 125 में विभेद आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जटिलता होगी, कानून में टक्कर होगी, और जितना कानून में टकराव होगा उतना मिसयूज होगा, वैसे अपराध होंगे। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। विविधता, तो इतने फिरके हैं और बड़े अजीब अजीब। आप बाकी धर्मों को आप जानते हैं, हिंदू धर्म में तो पता नहीं कितने तरह की मान्यताएं हैं, कितने तरह की परंपराएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के लिए, यहूदी के लिए, पारसी के लिए, क्रिश्चियन के लिए होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव तो हिंदुओं पे पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कस्टमरी है। एक लॉयर हैं और राइट विंग के बड़े अच्छे विचारक माना जाते हैं साई दीपक, वो तो स्पष्ट मना करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए यूसीसी, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तो हिंदुओं पर पड़ेगा। हमारी इतनी विविधता को क्यों हम इसको खत्म होने दें। और आप सब जानते होंगे एक कॉन्सेप्ट है एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदुओं के लिए है। और अगर एचयूएफ के तहत इसे एक अलग एंटिटी माना जाता है, और जानते हो इनकम टैक्स में छूट मिलती है एचयूएफ में, तो अभी तो हिंदू लाभ ले रहे हैं, और यूसीसी आता है तो शायद वो लाभ हिंदुओं से समाप्त हो जाए, और कहा जा रहा है सब लोग लें। तो अगर ऐसा है तो कुछ नुकसान भी है, और उन चीजों को भी समझना है। लेकिन दूसरे पक्ष से अभी हिंदू पक्ष से उतने विरोध की आवाज नहीं उठी है। तो यहां पर विविधता को लेकर अगर मुस्लिम धर्म ही लें तो बहुत सारे संप्रदाय हैं। आप केवल शिया और सुन्नी को लेकर देखें तो शिया और सुन्नी के अंतर्गत भी बहुत तरह की परंपराओं में विरोध है। और भारत में जो सबसे ज्यादा हनफी संप्रदाय को मानने वाले मुसलमान हैं सुन्नी के, है ना, तो उनके हिसाब से परंपराएं अलग हैं। लेकिन अगर दूसरा फिरका आएगा तो उसका अलग होगा। तो बहुत सारे विषय हो जाते हैं जिनमें आपस में भी टकराव होते रहते हैं। इसलिए एक सिंप्लिसिटी और एक कानून की आवश्यकता है। और यही नहीं, इस विविधता का धर्म से हटकर सबसे जो संवेदनशील विषय है वो आता है हमारे ट्राइब्स पर, हमारे ट्राइबल्स पर। और ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। धार्मिक तो न माना, लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उन पर क्या होगा, उनका क्या होगा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो जैसे ये बात पता चली वो इसकी मुखालफत करने लगे, वहां क्या होगा। ऐसे में देखा जाए तो यह विषय और जटिल बनता है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब है इनको हमने एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप माना है। और जब डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप हैं, समूह माना है, और ये इनकी परंपराएं बड़ी अनूठी हैं। कई परंपराएं तो ऐसी हैं जो 21वीं शताब्दी से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। हम यूरोपियन सभ्यता से भी बोलें तो ज्यादा सभ्य। लेकिन यह भी नहीं माना जा सकता कि सारे के सारे उनके रिचुअल्स प्रोग्रेसिव ही हैं, कुछ गड़बड़ी भी है। लेकिन इन ट्राइबल्स को अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेकर हमेशा एक भय बना रहता है। और इसीलिए भारतीय संविधान 371A जो नागालैंड के लिए स्पेसिफिक है, 317A से लेकर G तक बहुत सारे प्रावधानों को लेकर चलता है। भारत का संविधान का अनुच्छेद या भाग 5 और 6 बड़ा स्पष्ट असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे
जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उन अनुसूचियों को जो है, उन अनुसूचियों के द्वारा अलग राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिकार देता है। अब देखिए 371A तो यहां तक कहता है, क्या है 371A? ये नागालैंड के लिए स्पेशल प्रावधान करता है और कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सोचो, संसद द्वारा पारित कोई भी एक्ट इन 4 अगर ऐसा होगा तो लागू नहीं माना जाएगा नागालैंड में। किसमें? जब रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ द नागा, अगर कोई कानून भारतीय संसद से पारित होता है और वो नागाओं के धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलापों से टकराता है तो ये यहां लागू नहीं होगा। इतनी ज्यादा हमने स्वतंत्रता, स्वायत्तता दी है, क्योंकि हमारी बनावट ऐसी है, हमारी एकता, अखंडता और डायवर्सिटी। हमारी पहचान केवल डायवर्सिटी नहीं है, हमारी पहचान क्या है? यूनिटी इन डायवर्सिटी, विविधता में एकता है भारत। इसलिए नागा लोगों के हिसाब, मैंने केवल 371A आपको दिखाया, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, जो नागा प्रथाएं हैं, उनके कानून है, उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नागा कस्टमरी लॉ, नागा प्रथाओं और कानूनों के तहत वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संचालित होगा। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये सारे 4 जो मुद्दे हैं, ये 1A के तहत जो लिए गए हैं, इसमें शामिल हैं। इसका मतलब कि हमारे संविधान निर्माता कितने जागरूक थे। डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे ही हम निर्माता या आधुनिक भारत के या संवैधानिक भारत का जनक नहीं कहते। तो 371A और इन सारी चीजों को लाकर हमने क्या किया? उन्हें सुरक्षित रखने की बात की, उनकी कस्टम्स को, उनकी प्रथाओं को सुरक्षित रखने की बात की। तो यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या नागालैंड में, आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में ऐसे हो जाएगा? नहीं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड्स बनाए हुए हैं। आपको आश्चर्य, मेघालय में एक खासी जनजाति है और वो मात्र सत्तात्मक समाज है। जब सारे इंडिया में आपको पैट्रियार्कल दिखता है तो वहां पे मात्र सत्तात्मक समाज है, जो हमें सीखना है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग महिलाओं के हाथ में होगी। और आपको आश्चर्य होगा, वहां उत्तराधिकार का नियम यह है कि सबसे छोटी बेटी को अधिकारी माना जाता है। तो यह अलग प्रथा है, सीखने लायक है, जानने लायक है। तो अलग अलग, बहुत खासी की अलग, जयंतिया की अलग, गारो की अलग। इसी तरह जब वहां पर ऐसा विषय आया तो एक विधानसभा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया यूसीसी के खिलाफ। नागाज लोगों ने अपनी बात कही। मिजो में आप देख ही रहे हैं, मिजोरम में तो कुकी और माइतो के बीच कितना बड़ा एक क्लैश चल रहा, दंगा चल रहा है, जो बहुत ज्यादा विकट स्थिति में है। और जब इतना सेंसिटिव मणिपुर में है, और मणिपुर की स्थिति अगर मैती और कुकीज को लेकर इस रूप में आ गई है, 2 ट्राइब अगर क्लैश में हैं, जब यह पता चलेगा कि यूसीसी के द्वारा उनकी अपनी परंपराओं पे भी खतरा है, तो फिर से वो जो वायलेंस है या कोई अलग तरह की जो आप कहिए कि वाइब्रेंस है, वो उभर जाएगा। इसलिए हमें बड़ा संवेदनशील होना है। झारखंड में तो 30 से अधिक जनजातीय संगठनों ने इसके विरोध के लिए बोला है अगस्त में रैली निकालेंगे। तो चाहे छोटा नागपुर हो, चाहे संथाल परगना हो, सबको लग रहा है कि यूसीसी आएगा तो उनका जो एक स्वायत्तता का अधिकार है, उनकी अलग पहचान को जो बनाए रखा गया है, वो नष्ट हो जाएगा। तो पहले क्लियर जो मेरा विजन है, मेरा जो समझ है, उस हिसाब से एक चीज तो साफ है, जब यूसीसी बने तो कम से कम हमारे जो ट्राइबल हैं उनको ना छेड़ा जाए। क्योंकि बहुत ही और इंपॉर्टेंट जो हमारे पीवीटीज हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, जो भारत में 75 हैं, पीवीटीज को लेकर हमें और संवेदनात्मक रहना है। क्योंकि आप जानते होंगे, ट्राइबल, फिर शेड्यूल ट्राइब और फिर यहां
पीवीटी। अगर हम देखें तो ये ट्राइब्स है, ये एसटी हैं और ये हमारे पीवीटीज हैं। तो इनके लिए हमें बड़ा संवेदना रखना है। इस विषय को समझते हुए भारत अगर गुलदस्ता है तो अभी ट्राइबल एरियाज में जो चीजें हैं उसको अभी हमें बड़ी संवेदना से आगे बढ़ना होगा। यूसीसी का मतलब ये नहीं है कि हम उन ट्राइबल्स को भी, आज भी देखिए हिंदू कोड बिल लागू है, हमारे ट्राइबल एरियाज में अभी भी जो हमारे ट्राइब हैं उनको जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशन है, उन्हें अपने बनाने की छूट है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यूसीसी आए जो बाकी जो बाकी एम्बिग्युइटीज है उसको हटाए, लेकिन जैसे सेफगार्ड्स हमारे ट्राइबल एरियाज के लिए हैं वो बने रहें, और तभी जो वास्तव में हमारी विविधता है वो बनी रहेगी और एक भारत की एकता, अखंडता की जो भी चीजें हैं वो सुरक्षित रहेंगी। अमर्त्य सेन आप सब जानते होंगे, वेलफेयर इकोनॉमी और नोबेल प्राइज मिला, आजकल थोड़े इस सरकार से नाराज हैं और यूसीसी पर उन्होंने कहा कि आखिर हमें क्या जरूरत है यूसीसी की, सदियों से भारत चलता आया है, कोई यूसीसी तो नहीं था, तब भी हम सब चलते आए हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हुए आए हैं, यूसीसी नहीं होना चाहिए। लेकिन यह अमर्त्य सेन, ये एक वैचारिक मतभेद है। कभी जब विचारधारा का मतभेद होने लगता है तो अच्छी बातों में भी बुराई दिखने लगती है। अमर्त्य सेन जैसे स्कॉलर आप जानते हैं आजकल विवादों में हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी थी आर्गुमेंटेटिव इंडियन। तो आर्गुमेंट उनका जो भी है कितना सही है आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो एक बहुत ही तार्किक पक्ष उनका नहीं है। जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, 75 साल हमारी आजादी के होने वाले हैं या हो गए हैं आजादी के, अब संविधान निर्माण के होने वाले हैं, और अगर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई, अगर अभी माहौल नहीं बना, तो यह वही बात हो जाएगी डॉक्टर अंबेडकर, पटेल, पंडित नेहरू जैसे लोगों ने जो सोचा था कि आने वाले समय में जरूर कोई ऐसा आएगा, जरूर ऐसा निर्णय होगा, जरूर ऐसा माहौल बनेगा जब यह दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और हमारे यहां यूसीसी लागू होगा। जो मैं फिर कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करना गलत है, लेकिन यूसीसी के लिए माहौल बनाना, यूसीसी पे बात करना, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो दो पक्ष जो विपक्ष के हैं सबसे ज्यादा, क्या यह हिंदू कोडिफिकेशन है? नहीं, ये जो भी प्रोग्रेसिव रूल्स हैं, जो भी प्रोग्रेसिवनेस है हर धर्मों की, उसको ले आइए ना। मुस्लिम धर्म से भी अच्छी बातें लाइए, यहूदी से भी लाइए, क्रिश्चियन से भी लाइए, तो इसको मिलाकर लाना है। ये इक्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, ये इक्वालिटी ऑफ जस्टिस है, इस रूप में देखा जाना चाहिए। आपको कहीं नहीं कहा जा रहा कि आप जो है जालीदार टोपी ना पहने या आप जो है लुंगी या धोती ना पहने, इस तरह की बातों से एकदम बचना है। साथ ही साथ जब इन विषयों को लेकर, जब इन बातों को लेकर कि विरोध के तत्व देख लिए गए, खासकर दो ही विरोध के पक्ष हैं, क्या ये एंटी मुस्लिम है और दूसरा ये हमारी डायवर्सिटी के खिलाफ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डायवर्सिटी, जरूरी नहीं है कि डायवर्सिटी हमेशा ही अच्छी हो। एक बड़ा अच्छा कोट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी है, जो संवैधानिक समाज है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी है, वो डायवर्सिटी के नाम पर, मल्टीकल्चरिज्म के नाम पर विभिन्न कानून, विभिन्न प्रथाएं और रिलीजियस प्रैक्टिस की रूढ़िवादियों को कैसे मान्यता दे सकती है। ध्यान से सुनिए, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और 21st सेंचुरी में रहते हुए हम कहें नहीं डायवर्सिटी बची रहनी चाहिए। अरे भाई, आप अमेरिका को देखिए, वहां भी डायवर्सिटी है लेकिन वहां यूसीसी है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बड़े गर्व से हमने कनाडा से ये लिया, अमेरिका से ये लिया, रशिया से ये लिया, फ्रांस से। अरे भाई, ये सारी यूरोपीय देशों में यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और तो और आपको आश्चर्य होगा, तुर्की, जो सबसे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है, इंडोनेशिया, ऐसे देशों में भी यूसीसी है। लेकिन भारत जैसे देश में जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो इसे धर्म विरोधी माना जाने लगता है।
तो ऐसे में डाइवर्सिटी के नाम पर, डाइवर्सिटी अच्छी चीज है, लेकिन केवल डाइवर्सिटी, विविधता के नाम पर एक सभ्य समाज में, एक संवैधानिक समाज में कानून भी एक रूपता ना हो, इसे जस्टिफाई करना मुझे लगता है दिस इज नॉट कॉन्सेप्शन, दिस इज ए मिसकॉन्सेप्शन। यह कॉन्सेप्ट नहीं है, यह मिसकॉन्सेप्ट है। और इसीलिए हम, जो जैसा मैंने कहा, ट्राइबल्स को, उनकी परंपराओं को, उनकी महत्व को बनाए रखते हुए वहां हम अपवाद रख सकते हैं, लेकिन बाकी विषयों को लेकर धीरे धीरे हम क्या करें, यूसीसी के लिए आगे बढ़ें। यही एक बेहतर प्रस्ताव होगा। अगर हम टोटैलिटी में, अगर हम लाभों को देखें कि यूसीसी होता है तो क्या होगा, तो यूसीसी अगर होना है तो यूसीसी से सबसे पहले जो लाभ है, विपक्ष मैंने बता दिया। पहला है कि ये क्या होगा, ये इक्वालिटी, आप खुद बताइए, ये इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का समर्थन करेगा। कोई मना कर सकता है कि किसी देश में, किसी भी राष्ट्र जहां संविधान है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पर धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर किसी तरह का विभेद ना हो। आप देखिए, लोगों ने अनुच्छेद 25 की बात तो की, लेकिन इतना बड़ा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो हमारा कहता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये टकराव है। देखो, एक तरफ हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं आर्टिकल 14 में, और 15 में कहते हैं धर्म, जाति, लिंग से परे। तो इसका मतलब यह है कि पहला यूसीसी का जो पहला पवित्र उद्देश्य है वो है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का विभेद ना करना। दूसरा पॉइंट जो साफ दिखता है, वुमेन एम्पावरमेंट। हम हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज ये देश बहुत समय तक विकास की दौड़ में इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि महिलाओं को हमने सेकेंडरी सिटीजन बनाकर रखा। अगर महिला भागीदारी बढ़े और महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, इसे कौन सा सभ्य समाज बना कर सकता है? और अगर ऐसा करना है तो यूसीसी आने से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कई सारी ऐसी पुरानी प्रथाएं हैं जो पितृसत्तात्मक समाज के रवैये से बनाई गई हैं। इसलिए जब तक वो पुराने नियम होंगे, कभी भी महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है। तीसरा, सोशल कोहेशन एंड नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए, और सोशल कोहेशन माने सामाजिक समरसता के लिए भी जरूरी है कि एक ही तरह का कानून हो। आप जानते ही हैं, जब कानून में समानता होगी, सभी के लिए एक तरह से होंगे, तो उस देश में एक भाव, एक समभाव उभरेगा और यह हमारी एकता को, अखंडता को बढ़ावा देगा, और सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी, क्योंकि सबके लिए कानून है, किसी के लिए विशेषाधिकार, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है। चौथा बात, लीगल। अगर हम विधिक रूप से देखें, जो मैंने आपको बताया कि लीगल सर्टेनिटी होगी और सिंप्लिसिटी आएगी, मतलब कानूनी मामलों में थोड़ी सरलता आएगी, सरलीकरण होगा और वो स्पष्ट होगा। अभी जैसा मैंने कहा, बहुत सी ऐसी बातें हैं, यूसीसी के कारण कहीं आईपीसी में टकराव होता है, दिखाया था, सीआरपीसी में टकराव होता है। और बड़ी दिक्कत देखिए, हमारे यहां चाइल्ड मैरिज जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्रभावित होता है, साथ ही साथ बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज ना हो तो पॉक्सो जैसे अधिनियम है। लेकिन अगर हम पर्सनल लॉ से चलें, तो पर्सनल लॉ से अगर चलते हैं तो फिर मैं कहूंगा, इस्लाम धर्म में कहा गया कि जब पॉवर्टी आ जाए, यौवन आ जाए, तरुणाई आ जाए, तो मान लिया जाता है कि वो शादी के योग्य है। अब हुआ ये कि सिया मुल्क में तो माना जाता है 9 से 10वें साल ही तो शादी कर ले, और सुन्नी में माना जाता है कि लगभग 12 से 15 साल के बीच की लड़की जो है वो पॉवर्टी पूरी कर चुकी। एक तरफ हमारा कानून जो चाइल्ड मैरिज का, या हमारे यहां जो मैरिज एक्ट है, कहता है कि लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की हो,
अब तो बढ़ाने की बात हो रही है कि महिलाओं की शादी की उम्र भी 21 साल कर दिया जाए, एक प्राइवेट बिल लाया गया। लेकिन यूसीसी में एम्बिग्युइटी के कारण देखिए लीगैलिटी हमारा कैसे विधि प्रभावित होती है। सीआरपीसी आईपीसी ही नहीं, हमारे जो चाइल्ड मैरिज एक्ट हैं, हमारा जो पॉक्सो है, ये सब भी प्रभावित होता है। आपने सुना होगा आसाम में मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत शर्मा, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जो जिन लोगों ने शादियां की थी, बाल विवाह किया था, उसमें पॉक्सो लगा दिया। यह बात अलग है, यह थोड़ा ज्यादा ही कड़ा निर्णय था, हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। लेकिन हमारे पास जो चौथा बात है वो है कि कहीं ना कहीं लीगल सिंप्लिसिटी और जो क्लियरिटी है वो आएगी। तो इतनी बातें, चार बड़े पॉइंट हैं जो कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि हमें यूसीसी की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है सोशल, सामाजिक प्रगतिशीलता। भाई सामाजिक प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए। समय के साथ मूल्य बदलते हैं। आप सोचिए, अगर फिर से हिंदू कोड बिल की बात की जाए, अगर नहीं स्वीकारता समाज, सती प्रथा जैसी बातों को रहने देता, विधवाओं की दुर्दशा की बात रहने देता, तो हम किस तरह ये इस विषय पे बात करते और हम किस तरह कहते कि नहीं, हम एक बेहतर समाज का उदाहरण है। तो इसका मतलब यह है कि जो सामाजिक प्रगति है उसको अपनाना चाहिए। समय के साथ अगर कोई मूल्य या वो रूढ़ी हो गई है, अगर वो साइंटिफिकनेस अपनी खो चुकी, कई परंपराएं हैं जिसमें अपनी वैज्ञानिकता खो दी है। हो सकता है कुछ बातें हो जो आप कहिए 1000 साल पहले, आज 2023 में हो सकता है 1010 में सही हो सकता है 500 एडी में सही हो, लेकिन आज के समय से अगर वो नहीं है तो उसे हटा देना चाहिए। इसलिए, और हमारे तो उसमें साफ कहा गया है कि हमें सोशल प्रोग्रेसिवनेस को अपनाना चाहिए। इसलिए ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा गया है, संविधान की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। वही सेक्युलरिज्म, वही धर्मनिरपेक्षता। वैसे भारत में इंग्लिश में सेक्युलरिज्म, लेकिन हमारे संविधान ने पंथ निरपेक्षता कहा है। एक तरफ हम सेक्युलरिज्म के नाम पर पता नहीं कितनी दुकानें खोले हुए हैं, और दूसरी तरफ वास्तव में बताइए कि जब सभी के लिए, धर्म समुदाय से अलग सबके लिए समान कानून होगा तो यह धर्मनिरपेक्षता है कि नहीं। इसका मतलब साफ है कि जो अनुच्छेद 25 की बात करके इसको बताते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 25 को ध्यान से नहीं पढ़ा। चूंकि वहां साफ कहा गया है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, इन सबको ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, और साथ ही साथ हमें यह जरूर देखना है कि 14 और 15 से कैसे इसका टकराव ना हो पाए। तो असली सेक्युलरिज्म तो यही है कि जब धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सब जो भारत के नागरिक हैं, चाहे जिस धर्म के हों, जिस समुदाय के हों, जिस लिंग के हों, सबके लिए समान कानून हो। तो इसलिए जो वास्तव में इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म, वो यहां आकर तय होती है। तो यूसीसी से इसको, सेक्युलरिज्म को ही बढ़ावा मिलेगा। इसलिए पर्सनल मैटर को अगर सिविल मैटर के रूप में देखेंगे और वो कॉमन लॉ द्वारा गवर्न होगा, तो एम्बिग्यूटीज, कंफ्यूजन समाप्त होंगे, और यही धर्मनिरपेक्षता की असली पहचान होगी। तो जो सेक्युलरिज्म के नाम पर कहते हैं यूसीसी का विरोध, उन्हें एक बार संविधान और उसकी बातों को, हमारे संविधान विदों को एक बार और से उनकी बहस को सुनना चाहिए। आप सबको पता होगा कि यह शब्द जब संविधान बना था तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं लाना चाहते थे। यह तो 42वें संविधान संशोधन से आया है। यहां तक कि माइनॉरिटी, जब हमारे यहां अल्पसंख्यक यूज किया गया है, फिर धर्मनिरपेक्ष क्यों, इसको लेकर भी डिबेट है, और बहुत बेहतर डिबेट है, इसे सुनना चाहिए। इन सब के बाद मैं इतना कहना चाहूंगा कि यूसीसी में जब भी हम व्यक्ति की बात कहते हैं, आप सब जानते हैं धर्म जो है वो आस्था का विषय है, यह व्यक्तिगत मामला है। और जब व्यक्तिगत मामला है तो इसमें कहां हस्तक्षेप, इसमें हस्तक्षेप अगर कोई करता है तो दिक्कत है। लेकिन जब वो समाज की ओर बढ़ता है, जब वो
पारिवारिक संचालन की ओर बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो पब्लिक विषय बन जाता है तो वहां पर अगर एक सा कानून होगा, अगर एक सा नियम होगा, तो सभी को क्या होगा, इक्वलिटी की फीलिंग होगी और सब जो समाज का संचालन है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। व्यक्ति और परिवार में अगर कोई विभेद होता है, मतभेद होता है, तो उसे एक ही सेट ऑफ रूल से अगर तय किया जाएगा तो बेहतर एक ढांचा निकलेगा और इस कारण से यूसीसी का समर्थन किया जाना चाहिए। एक बात आज जब मैं आज यहां इस पर चर्चा कर रहा हूं तो मैं फिर इस बात को बार बार कहा और उसी बात से एंड करता हूं, अभी किसी प्रकार का ड्राफ्ट नहीं आया है, मसौदा नहीं आया है। अगर मसौदा नहीं आया है, जैसे कि बोला जाए ना अब कि अब लड़का होगा या लड़की होगी, गर्भ में है लेकिन तभी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी आप थोड़ा सा वेट करें और ड्राफ्ट आने दें। ड्राफ्ट आने पे अगर कोई बात रेडिकुलस दिखती है, भारतीयता हमारी गंगा जमुनी तहजीब या हमारे आदिवासी परंपराओं के खिलाफ दिखती है, तो अपनी बात रखिए। अभी सजेशन माना गया है और अगर सजेशन मांगा गया है तो आप फ्री हैं सजेस्ट करने के लिए और करिए। इससे क्या होगा, वेराइटी ऑफ आइडियाज आएंगे, थॉट आएगा और उस पर फिर आगे बढ़ा जाएगा। अदरवाइज आप सोचिए 75 ईयर हो गए, हम यूसीसी नहीं ला पाए। सुप्रीम कोर्ट को तो हम सम्मान करते हैं ना, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हम कहते हैं नहीं, जो कोर्ट जो कहेगा वो हम सहमत होंगे। और एक बहुत बड़ा फैसला, मैं भारतीय मुसलमानों या मुस्लिम जो लोग हैं यहां जो भारतीय हैं उनकी बड़ी तारीफ करूंगा कि राम मंदिर जैसे विषय पर जिसको लेकर धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, एक बड़ा निर्णय आया और उसे स्वीकारा गया। बहुत ही स्वाभाविक तरीके से स्वीकारा गया, जिसकी परिकल्पना संभवतः राजनीतिक लोगों ने नहीं की थी, विचारकों ने तक नहीं की थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 75 साल हो गए, हम कब तक बात करेंगे, हम कब तक वेट करेंगे, कुछ तो आगे बढ़ना होगा। ट्रिपल तलाक जब हटाया गया या ट्रिपल तलाक को जब तलाक बिद्दत कहें को जब अवैध माना गया, गैर कानूनी माना गया, तो भी लगा कि लोगों ने कहना शुरू किया कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है, क्या हम इसे केवल ये कह सकते हैं कि यह धर्म का विषय था? ये महिलाओं की वंचना का विषय था। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो चाहे इस्लाम हो, अगर शोषण करता है, मानवीयता का शोषण करता है, तो उसे धर्म नहीं मानना चाहिए। मेरे हिसाब से धर्म में हमेशा जो धर्म है वो बड़ा प्रगतिशील होता है, वो सबको बराबरी का हक देना चाहिए। हिंदू धर्म में तो अद्वैत की बात है, इस्लाम समानता के मूल्य की अपनी पहचान मानता है। लेकिन अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ है, रूढ़ियां हैं, गलत परंपराएं हैं, उसे दूर होना चाहिए। सोशल प्रैक्टिसेस को रिलीजियस उससे मत जोड़िए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो अब हम 21वीं सदी में भी उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए आज डिबेट होने दीजिए। डिबेट डिस्कशन होने से बहुत तरह से हमें कई चीजें पता चलती हैं और हम इस पे आगे बढ़ते हैं। और रही बात इस समय, क्या यह जायज समय है? तो जब भी यह बात आएगी बार बार यह मुद्दा उठेगा, क्योंकि एक पार्टी है, उसने तो अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया हुआ है। दूसरी तरफ एक दूसरे लोग हैं जो इसको राजनीति से केवल जोड़कर देखते हैं और हमेशा विरोध के लिए विरोध करते हैं। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं यूसीसी की, मैंने आपको 6-7 बिंदु बताई कि क्या लाभ है, कमियां भी बताई कि इस देश में जो प्लुरैलिटी है, जो मल्टीकल्चरिज्म है, डाइवर्सिटी है, उसको कहीं ना कहीं यह प्रभावित करेगा। तो एक बैलेंस देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें सबसे ज्यादा जो सरकार को और हमारे विद्वानों को, हमारे विशेषज्ञों को जो ध्यान रखना है कि कैसे हम धार्मिक प्रथाओं और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन, एक शब्द से हमें सीखना है, बैलेंसिंग। यह संतुलन बड़ा जरूरी है।
और इसी बैलेंस को बड़ी संवेदना से लाना होगा। इतना आसान भी नहीं है कि यूसीसी आए और सब स्वीकार लें, लेकिन अगर संतुलन से आगे बढ़ा जाए, द बैलेंस बिटवीन द रिलीजियस ट्रेडिशन और कस्टम्स एंड द इंडिविजुअल फ्रीडम, अगर उसके बीच हम चलेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से यूसीसी की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। आज देश बहुत सारे निर्णयों से आगे बढ़ रहा है। यह वो समय है जब हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमने चंद्रयान 3 कर लिया। यह बात अलग है कि आज मैं एक कार्टून देखता हूं, 2 लोग खड़े होकर कह रहे हैं वाह भारत चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा पे पहुंच रहा है, तो दूसरा वाला कहता है कि चंद्रमा पे तो पहुंच रहा है लेकिन इनका वाटर मैनेजमेंट तक सही नहीं है, दिल्ली में बाढ़ आ गई। तो मुझे वो अटल जी की बात याद आती है जब वो कहते हैं कि हमने पंछियों की तरह उड़ना सीख लिया, हमने मछलियों की तरह तैरना सीख लिया, हमने वो सब कर लिया जो प्रकृति में अन्य जीवचर करते थे, लेकिन मनुष्यों ने पृथ्वी पर चलना नहीं सीखा। तो हम अपने जिस जगह पे हैं उसे बेहतर बनाएं, इसका भी ध्यान रखें और फिर हम भविष्य की बातों को भी करें। अब इस बात पे मैं क्यों ले आया? इसलिए ले आया कि आलोचना हमें जब बड़े निर्णय लेने होते हैं तो सबको देखना चाहिए। एक मैं विरोध सुन रहा था, कहते हैं कि ये तो बेरोजगारी और इस तरह की जो बातें होती हैं, आर्थिक या महंगाई, देखिए टमाटर, तो बोले जब भी जो वास्तविक मुद्दों से भटकाना होता है तो यूसीसी ले आते हैं। लेकिन इन बातों को, जैसे चंद्रयान और धरती वाली बात कही, उसी तरह मैं कह रहा हूं हमें महंगाई कम करना है, हमें बेरोजगारी कम करना है, हमें गरीबी कम करना है, ये सबसे बड़े चैलेंज है। लेकिन यह कह दें कि यूसीसी पर अभी ध्यान केवल भटकाने के लिए है या यूसीसी पे विचार नहीं करना चाहिए, तो ये लोग भी गलत हैं। ये विरोध के लिए विरोध है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, यूसीसी अभी तक तो नहीं है, तो यूसीसी अगर अभी तक नहीं है तो क्या आपको रोजगार मिल गया? क्या गरीबी हट गई? 75 साल से इस देश में यूसीसी नहीं है बाबा, और 75 साल से नहीं है तो ये समस्याएं जो मैं कह रहा हूं, गरीबी की, बेरोजगारी की, अशिक्षा की, ये तो तब से है। तो मैं इसका एक दूसरा पक्ष लाइटर सेंस में कह रहा हूं, व्यंग नहीं मारिएगा, आजकल सोशल मीडिया बड़ा खतरनाक वार है, लेकिन यह चीज तय है जब 75 साल में यूसीसी नहीं है और ये समस्याएं, हो सकता है यूसीसी आए तो ये समस्या मिट जाए, इस रूप में देखो ना, पॉजिटिव सेंस तो यही होता है, इसका लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहना कि नहीं नहीं हमें पहले ये दूर करना चाहिए फिर यूसीसी, हमें दोनों पे बढ़ना चाहिए। ये दोनों जरूरतें हैं। हमें एक तरफ हमारे जो इंपॉर्टेंट विषय हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सबसे जूझना है, लड़ना है, हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे आना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुधारना है, यह जरूरी है। लेकिन एसडीजी 2 जो बहुत बड़ा विषय है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जो भारत को शर्मसार करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह हमें पाना है। लेकिन इसे पाने के लिए यूसीसी ना करें, यह कौन सी बात है? इसलिए वो भी प्राइम है और हमें धीरे धीरे यूसीसी की तरफ बढ़ना चाहिए। भारतीयों में एक दिक्कत है, हम सुविधाजनक तर्क तलाशते हैं। जब भी कोई बात ऐसी आती है तो हम डॉक्टर अंबेडकर साहब का उदाहरण लेके कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान है। लेकिन जैसे ही यूसीसी जैसे मुद्दे आते हैं, मैंने फिर कहा, दिल से डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि यूसीसी होना चाहिए। लेकिन उन्हीं के समर्थक, उन्हीं की हर बात को सही मानने वाले जब यहां बात आती है तो उसको नकार जाते हैं। इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। इससे बचना है, हमें यूसीसी पर अंततः तो विचार बनाना है। और ये जो सरकार है, जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है, वो सख्त निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय फलक में जिस तरह भारत का नाम हुआ है उसे मानना है। बहुत सारी ऐसी विषय भी हैं जिनको लेकर जिस तरह इनसे उम्मीद की गई थी वो नहीं है। इसको स्वीकारते हुए यह तो कहना पड़ेगा कि कड़े निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 जिस तरह हटाया गया, एक स्टूडेंट के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में हमेशा लगता था, और जिस तरह भारत में
एक आवरण बना दिया गया था कि अनुच्छेद 370 तो हटाया ही नहीं जा सकता, हटेगा तो बवाल होगा, दंगे होंगे, अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाएगा। लेकिन देखिए, हटा, एंड सल्यूट टू दिस डिसीजन। मैं समर्थक हूं इस बात का कि अनुच्छेद 370 हटाया गया। इसी तरह अब अगर कड़े निर्णय लेने वाली सरकार है, तो अगर यह सरकार नहीं करेगी तो आखिर जो लिबरल सरकार होगी, जो डिसीजन, जिस तरह के गठबंधन आ रहे हैं, जिस तरह हर बात में अपीजमेंट होता है, तो फिर वह निर्णय यूसीसी पर कैसे होगा? फिर अगले कई सालों तक हमें वेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें उम्मीद की जानी चाहिए, हमें इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि यूसीसी पर एक लार्जर डिस्कशन हो। आप सजेशन भेजें, और जितनी मैंने बात बताई, ये केवल एक ड्राफ्ट सिंपल तरीके से नहीं लाना है, बड़े ही संवेदना से, भारतीयता को समझते हुए, सारे विषयों के बीच बैलेंस को देखते हुए वो ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। और अगर इस तरह यूसीसी आता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा विषय होगा, एक आवश्यक विषय है, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था वांछनीय है और पूर्णतः स्वैच्छिक है। तो वांछनीय है, कम से कम हम स्वेच्छा की ओर तो बढ़े ही, और तब हम एक देश और एक कानून को पूरी तरह से समावेशी बना पाएंगे। धन्यवाद। ठीक है।